जब भी किसी ज़िले के विकास की बात होती है तो वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इस पर भी विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होती हैं तभी उस ज़िले का, उस प्रदेश का जो संपूर्ण विकास है वो हो पाता है। और इसी कड़ी में मैं मंच पर अब बुलाना चाहूँगी बहराइच के CMO डॉक्टर संजय कुमार को। मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। सर, सबसे पहले आपसे पूछूंगी कि बहराइच जो है वो कितना स्वस्थ है? आपने पूछा कि बहराइच कितना स्वस्थ है, तो मैं ये कहना चाहूँगा बहराइच काफ़ी स्वस्थ है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हम लोग दो तरह से प्रयास करते हैं, एक तो अस्पतालों के माध्यम से और दूसरा कम्युनिटी में जाकर प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं। तो अस्पतालों का जहाँ तक सवाल है, एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज 16 CSC और 600 से अधिक सब सेंटर्स, उसी में 350 के करीब हेल्थ वेलनेस सेंटर, ट्रॉमा सेंटर और कैसरगंज का महिला अस्पताल, ये दो विशिष्ट अस्पताल भी हैं। तो इसके अलावे प्राइवेट में करीब 300 के करीब हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पैथोलॉजी सेंटर ये हमारे हैं जो बीमार पड़ने पर हमारी सेवा करते हैं। इसके अलावे फील्ड में हम यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 3,500 के करीब हमारी आशाएं हैं, 700 के करीब एनम हैं। तो इन सब के माध्यम से हम बहराइच को काफ़ी हद तक स्वस्थ रखे हैं मैडम। गांव में प्री फिक्स्ड सेशंस होते हैं, हर एनएम को 1 महीने में 8 करना रहता है। तो इस VHND सेशन में हम हेल्थ पे ध्यान देते हैं, सैनिटेशन पे ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि प्री फिक्स सेशन होता है, जैसे किसी स्कूल में, किसी आंगनवाड़ी में या सब सेंटर में, जहाँ ये ना हो वहाँ किसी व्यक्ति के घर में, इसमें एनम होती है, आशा होती है वहाँ की, साथ में आंगनवाड़ी वर्कर होती हैं। और ये उन 4-5 घंटों में गर्भवती महिलाओं की जांच करती हैं, उनको आवश्यक सलाह देती हैं, उनको आवश्यक दवाइयाँ भी देती हैं, जैसे आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम वगैरह। इसके अलावे बच्चे, छोटे बच्चे 0 से 5 साल के बच्चे, इनका टीकाकरण होता है और साफ सफाई सिखाई जाती है, सैनिटेशन इसमें जुड़ा हुआ है। उसके लिए उनको माने अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं। और साथ में पोषण गर्भवती महिलाओं का, धात्री माताओं का और प्लस जो छोटे बच्चे होते हैं उनका। इन सब के बावजूद जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर, दुबले पतले होते हैं, उनके लिए हमारे यहाँ NRC है और मुख्यमंत्री सुपोषण घर CSCs पे है, NRC जनपद पे है। वहाँ उन बच्चों को भर्ती करके 14 दिन का कोर्स होता है और उनको इंटेंसिव केयर ले करके उनके पोषण को ठीक करते हुए, जब उनका वज़न सही हो जाता है और उनकी बीमारी काफ़ी कम हो जाती है, तब उनको डिस्चार्ज किया जाता है। तो इसमें जो है, जब मैंने ज्वाइन किया था जुलाई 24 में, तो यूनिसेफ एक इंडेक्स बना के रखी थी, कंपोजिट इंडेक्स का। उसमें वो नंबरिंग करती थी, जैसे उन्होंने 10, 20, 50 जितने भी महीने में सेशंस उन्होंने मॉनिटर किए, तो उनका एक नंबरिंग का तरीका था। ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है कि नहीं, वज़न लिया जा रहा है कि नहीं,
यूरिन की जांच हो रही है कि नहीं, ब्लड की जांच हो रही है कि नहीं, दवाएं दी जा रही हैं कि नहीं। तो इन सब चीज़ों के आधार पे वो उसकी मॉनिटरिंग करते थे और कंपोजिट इंडेक्स में नंबर देते थे। तो उस समय हम लोग करीब करीब 58 के आसपास नंबर था और इस समय जो है वो 88 है। तो काफ़ी मेहनत किया गया है जिससे कि किसी सामान की कहीं कोई कमी ना हो और वो करें भी। एक तो लॉजिस्टिक्स की कोई कमी ना हो और उनके स्वभाव में आए कि वो करें, वो सब जांचें करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो। तो यह एक बहुत अच्छी योजना है जो अच्छी चल रही है और गर्भवती महिलाओं के, धात्री माताओं की और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। सर, जब कोविड आया था तो जो सबसे बड़ी कमी महसूस की गई थी वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थी। बहराइच की बात करें तो 3 टायर शहर है, ये पहले भी शायद प्रायोरिटी में नहीं ही था, लेकिन अब हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर कितना काम हुआ है, इस तरीके की अगर स्थितियां आती हैं तो उससे निपटने के लिए बहराइच कितना तैयार है? मैडम, इंफ्रास्ट्रक्चर में तो एक लंबी लिस्ट है जो मैं लिख के लाया था, लेकिन मैं अपनी याददाश्त के आधार पर कुछ बताना चाहूँगा। हर सीएचसी पे 20 बेड बने हैं कोविड को रिलेटेड, हर पीएचसी पे 6 बेड बने हैं कोविड से रिलेटेड। इसके अलावे हमारे 3 सीएचसी नए बने हैं कुछ सालों के अंदर, खैरी घाट, वर्धा कला और एक सिमरा। मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर यूनिट बना है, एक आईसीयू नया बना है, छोटे बच्चों के लिए एसएनसीयू को बड़ा किया जा रहा है। इसके अलावे 296-300 के करीब सरकारी हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं जो पहले भाड़े के मकान बने घर में थे। और जहाँ कभी मानव संसाधन कम है वहाँ उनकी आपूर्ति की जा रही है। ट्रॉमा सेंटर हमारे यहाँ एक पिछले 4-5 सालों में आया है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी कुछ बना है। बिल्कुल सर, अगर यूपी की बात करें तो एक बड़ी समस्या है अवैध अस्पतालों की। ऐसे कई जो अवैध अस्पताल हैं वो चलाए भी जाते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, मतलब जो हेल्थ सेंटर के लिए सरकार ने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं वो स्टैंडर्ड्स भी वहाँ पर मौजूद नहीं होते। अब इस तरीके के जो अस्पताल हैं उन पर बहराइच में किस तरीके से रोक लगाई जा रही है? मैडम, अवैध अस्पताल उनको कहेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना हो, जहाँ मैन पावर सही ना हो। तो 24 में 200 के करीब अस्पताल रजिस्टर्ड थे, आज वो 300 पार हैं। मेरा प्रयास यह रह रहा है कि हम इस तरह के जो अवैध अस्पताल हैं उन पे छापा मारें, उनको सील करें और वो आएँ और अपने एनओसीज लें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, अपना मैन पावर ठीक करें और जब सारे मानक वो पूरा कर दें तो हम उनको लाइसेंस दे दें। तो 2 साल में ये करीब करीब 100-150 के करीब हमने अपने साथ जोड़े हैं और इन अवैध अस्पतालों पर हमारा रोज़ कुछ न कुछ कहीं न कहीं हम सील कर रहे हैं। जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी है, छोटी गड़बड़ियों में हम उनको नोटिस दे के सुधरने का मौका देते हैं। 1-आध सप्ताह के बाद अगर वो नहीं सुधरते तो हम उनको बंद भी कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ हेल्थ केयर सेवाएं जो हैं वो सही हाथों में रहें। अनपढ़ गंवार लोग इसमें आके दूसरों के जान के साथ न खेलें, सुविधा न रहे और वो बरगला के मरीजों का इलाज करके उनकी जान को न फंसाएं। तो इस तरह के अवैध अस्पतालों पर काफ़ी गंभीर हैं हम और काफ़ी कठोर कार्रवाई की जा रही है मैडम।
सर इसी से जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल कि सरकारी अस्पताल सबको सुलभ हो जाएं और लोगों को प्राइवेट अस्पताल ना जाना पड़े और जो मेडिकल स्टाफ है, जो व्यवस्था है वो बेहतर हो सके, तो क्या इसके लिए बहराइच तैयार है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो सरकारी अस्पताल जाएं, ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स? मैडम, ये इस सवाल का जवाब थोड़ा कठिन है। सरकारी अस्पताल अगर पूरी तरह से सही हो जाएं और एडिक्वेट संख्या में हो जाएं तो ये एक ये आदर्श परिस्थिति होगी जिसकी की कल्पना हम सब करते हैं। फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, लेकिन हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम अपने संस्थानों को अपग्रेड करें और निरंतर हमारे जो मैन पावर है उसकी ट्रेनिंग बढ़ाएं। अच्छे डॉक्टर्स हम वॉक-इन इंटरव्यू के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से, यूपीपीएससी के माध्यम से हम अपने अस्पतालों में लाएं। कभी हम सफल होते हैं, कभी हमें मनानुसार नहीं मिलते स्पेशलिस्ट, तो लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे सरकार इसके प्रति बहुत संवेदनशील है, तो वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें, मैन पावर में मेन जो होता है मैडम वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट। उनकी कभी कभी कुछ विद्याओं में कमी भी रहती है। मेडिकल कॉलेज में भी सब विभाग के स्पेशलिस्ट नहीं हैं। जो हमारे एफआरयू हैं या सीएससी हैं उसमें भी कहीं कहीं कमी रहती है, लेकिन इन कमियों के बावजूद प्रयास रहता है कि उनको बेस्ट दिया जाए और धीरे धीरे इस कमी को पूरा करने के लिए भी सरकार प्रयासरत है। जब ये सारी कमियां पूरी हो जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर वैक्सीनेशन जो है एक बड़ा हिस्सा कहा जा सकता है स्वास्थ्य सुविधाओं का। अगर बहराइच की बात करें तो वैक्सीनेशन को लेकर अभी यहाँ पर क्या स्थिति है? वैक्सीनेशन में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। हम करीब 100% वैक्सीनेशन 0 से 5 साल में हमने अचीव किया है। WHO, यूनिसेफ भी उसी के आसपास 85-90 के आसपास बताती है। तो अगर ये इतना बता रही हैं तो इसका मतलब है कि काफ़ी बेहतर है और हम इसमें और भी अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर किया जाए। इसमें एक चीज़ जो आड़े आता है वो है गार्जियन का बिहेवियर। अब पता चला कि वो लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कर्मचारी क्या करेगा? हमारे पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाए। ऐच्छिक चीज़ें हैं, रेजिस्टेंस रहता है तो दिक्कत होती है, तो समझा बुझा के तैयार हुआ तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो इस तरह की थोड़ी बहुत परेशानी आती है। और बाकी रोडों के बनने से, रोडों के बेहतर होने से अब हमारी 108, 102 एम्बुलेंसें दूर दराज गांव में भी चली जाती हैं और हमारे कर्मचारियों को स्कूटी से, मोटरसाइकिल से, गाड़ियों से दूर दराज में भी जाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है अब। तो टीकाकरण काफ़ी पहले से बेहतर हुआ है मैडम। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।